$11 ट्रिलियन के आसपास में था। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 5% अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन है। दिस इज बीन प्रिपेयर्ड बाय पीपल इन मैकिन्सी कंपनी। तो आज 2010 में जब मंदी आना शुरू हुई तो प्रोडक्शन नीचे गिर गया और प्रोडक्शन नीचे गिरने से एक गैप बन गया आपका आउटपुट में और आपके जॉब्स में। आउटपुट नीचे चला गया और जॉब्स, ये 5% जॉब जो है ये इसकी लाइन है। इतना गैप यहां पर बन गया। अब 2012 में जब अगले चुनाव होने हैं उनको अगर 5% बेरोजगारी की दर पर लाना है तो 6% आपका जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, 6% हर साल, जो कि बहुत मुश्किल है। आप क्या कहते हैं? 6% नहीं हो सकता। 3% एवरेज है। 3% एवरेज, यही आप कहते हैं। और 3% अगर एवरेज होगा तो 2020 में जाकर के तब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% पे आएगा। ये जो है ये अनुमानित है। और इसमें अगर 2% जो एवरेज रहा है पिछले सालों में 2% ग्रोथ का, अगर 2% ग्रोथ का एवरेज रहता है तो आप समझ सकते हैं कि इतना गैप जो है वो आपके जॉब्स में और जीडीपी में बना रहेगा। और ये कारण है जी जिसलिए ओबामा ने फर्स्ट टर्म पे इंडिया में आया, क्योंकि री इलेक्शन के लिए प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या ये ओबामा की या डेमोक्रेट्स की बनाई हुई नहीं है। ये समस्या जो है जॉर्ज बुश के जमाने में बनी है। 2006 में आप देख सकते हैं यहां पर 3% की ग्रोथ चल रही थी तिमाही से तिमाही। 2007 में भी जो है 2-2.5% से ऊपर ग्रोथ चल रही थी। 2008 में जैसे ही ओबामा का शुरू हुआ है प्रेसिडेंशियल कैंपेन, तब से ग्रोथ माइनस में चली गई। और फिर आप देखिए 2008 में सेकंड, जब उनका सबसे ज्यादा जोर था अमेरिका का राष्ट्रपति बनने में, उस समय अमेरिका में हालात कितने खराब थे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ वो 7% जो है नेगेटिव में चल रहा था जीडीपी, और यहां पर 4% नेगेटिव में चल रहा था। 2009 में पहले क्वार्टर में ओबामा जब राष्ट्रपति बने हैं तब भी उनका ग्रोथ जो है वो 5% नेगेटिव में था। इसके बाद में उन्होंने बेल आउट अनाउंस किया $700 मिलियन का, और उसके बाद में जीडीपी ऊपर जाना शुरू हुआ। और ये 2009 के एक साल पहले जीडीपी ग्रोथ एकदम से जो है वो 5-5.5% हो गया, क्योंकि बेल आउट काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद में अब चिंता की बात यह है कि बेल आउट का जो असर था वो खत्म होने लगा और जीडीपी जो है वो फिर नीचे जाने लगा है और 3 से घट के 2% पे जीडीपी वहां पर आ गया है। तो समस्या जो है ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। और इसलिए है क्योंकि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी से जुड़ी रहती है। अभी भी देखा जाए तो 80% मुल्क हैं उनके ट्रेड्स जो होते हैं वो डॉलर में होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो है समस्या, इससे निपटने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं और भारत आना भी इसी से निपटने के लिए उसका एक हिस्सा है, पूरा नहीं है, उसका एक हिस्सा है? उसका एक हिस्सा है, मैं बोलूंगा पूरा नहीं है, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यू अगर आप जैसे देखते हो, आप बोलते हो कि 9.5% है, मगर आप देखो कि प्रेसिडेंट ओबामा को इलेक्ट किसने किया? इनको इलेक्ट किया यूथ, यंग लोगों ने, इनको इलेक्ट किया अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स ने। और ये तीनों में एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है 26%, अफ्रीकन अमेरिकन की अनएम्प्लॉयमेंट है 14%, हिस्पैनिक्स की है 13%, जो उनका कोर बेस है। तो जब आप लोग आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि वो कैसे रीइलेक्ट हो सकते हैं जो उनका कोर बेस साफ हो रहा है। अगर इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी तो वो इलेक्शन में नहीं आएंगे। इसलिए अभी जो इनका पीछे इलेक्शन में सेटबैक हुआ है, क्योंकि ये लोग आए नहीं, क्योंकि उनके पास होप नहीं है। वो बोलते हमारे लिए ओबामा ने क्या किया, हमारे पास जॉब ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान को ओबामा को हिंदुस्तान की मदद की ज्यादा जरूरत है, हिंदुस्तान को ओबामा की मदद की कम जरूरत है? इस वक्त इंडिया में जो है सिचुएशन, ये ओबामा के प्रेशर से अगर हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमारे एफडीआई के इंसेंटिव्स, इसमें अगर चेंज, बदलाव आए तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे सिर्फ अमेरिका को बेनिफिट नहीं होगा, बाकी देशों भी, इंडिया हमें बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि
अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत डायरेक्ट है और अमेरिकन कंपनीज जो है वो बहुत एग्रेसिव है अपने लॉबिंग में। वो अगर आकर इंडिया के जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर सुधार की कोशिश करें उनके ओन इंटरेस्ट में, हमारे इंटरेस्ट भी उसमें मिल सकते हैं। और हमें यह देखना चाहिए कि हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट का पॉइंट कभी लूज ना करें इस एक्साइटमेंट में। इस वक्त जो मीडिया के एक्साइटमेंट है और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में एक्साइटमेंट है, जैसे बीजेपी ने एकदम मजल कर दिया अपने लोगों को, अभी बता, हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे, हम अभी राजनीति के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक्साइटमेंट इस वक्त पॉलिटिकल रूलिंग क्लास और इकोनॉमिक रूलिंग क्लास और कॉर्पोरेट रूलिंग क्लास में है, वो एक्साइटमेंट हमें इंडिया के लिए हार्नेस करना चाहिए और हमें जो चेंज करना चाहिए, लुक फॉर द चेंज दैट वी नीड, नॉट फॉर द चेंज दैट ओबामा नीड्स। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमें जो चेंज चाहिए वो ये चाहिए कि हमारी जो 8% की ग्रोथ चल रही है वो 10% की हो। और अगर अमेरिका से रिश्ते बढ़ा करके बिजनेस, हमारी ग्रोथ 8 से 10% की हो जाती है, चाहे अमेरिका की 2 से 3 हो जाए या 2 से 5 हो जाए, उससे हमें क्या लेना देना, हमें अपना फायदा देखना है। अतुल कुमार अंजान, क्या आपको लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन है? अगर अमेरिका से बिजनेस बढ़ा के, वहां के इंपोर्ट्स ज्यादा करके, वहां एक्सपोर्ट्स ज्यादा करके हमारी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उसमें भी क्या आपको कुछ नकारात्मक, नेगेटिव दिखाई देता है? पंकज पचौरी जी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया और आपने जो अभी एक ग्राफिक दिखाया, उस ग्राफिक ने सच्चाई को सामने दे दिया। जो मैंने पहले कहा था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की जो आक्रामकता थी, आज वो अपने ही अंतर्द्वंद्वों से बिखर रही है। और भारत को, जब ये दिलीप जी अभी जिस बात को कह रहे थे कि हमें अपनी स्थिति देखना चाहिए, प्रश्न ये है कि ओबामा जी आए हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो क्लिंटन हो, चाहे बुश हो, वो सब लोग अमेरिकी हित पहले देखते हैं, पार्टियों का लेवल बाद में है। आज हमको ये देखने का है कि ओबामा साहब भारत आए हैं तो भारत को क्या दे के जा रहे हैं और भारत से क्या लेके जा रहे हैं। और हमारी आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जब आज पिछले 50 सालों में अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय और इतनी डावाडोल हो गई है और हम कुछ एक मजबूत विकेट पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें तमाम विषयों पर उनसे बात करनी चाहिए। और अमेरिका अपनी अर्थनीति का इस्तेमाल राजनीतिक आक्रामक साम्राज्यवादी हथियार के रूप में करता रहा है और आज हम अपनी आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल अमेरिका की वर्तमान परिस्थितियों को देख के अपने आर्थिक स्थितियों के साथ करें ही कहें, लेकिन विश्व की राजनीति में हम अपना स्थान बनाने के लिए भी करें। और इस प्रश्न में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार को चलाने वाले लोगों को देखना पड़ेगा कि अमेरिका की इस वर्तमान स्थिति में क्या भारत अमेरिका के साथ वो राजनीतिक बातचीत कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का नए तरीके से गठन हो और भारत उसका स्थायी सदस्य हो। अगर हम इसको हासिल कर सकते हैं ओबामा की इस यात्रा से और वहां की वर्तमान आर्थिक स्थितियों से, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। वरना हमारी अर्थशास्त्री नीतियां और भारत की राजनीतिक नीति पर चूक जाएगा तो यह मैसेज जाएगा कि हम कहीं न कहीं वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व अमेरिका के आर्थिक नीतियों के आगे उसका संरक्षण करने के लिए देश के हितों को छोड़कर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और यहां पर यह बात एक बड़ी आती है जिसे कहते हैं स्टिकिंग पॉइंट, जो कि कांटे का मुद्दे की जो बात है वो ये है कि क्या अमेरिका हिंदुस्तान का समर्थन करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए? आपको लगता है उन्होंने इस बारे में बात की है और लेकिन कोई वादा नहीं किया है? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। अगर वो बोल दें तो ये कोई इमीडिएटली तो होगा नहीं। हाँ, और 162 देश हैं, सब वोट करेंगे उसमें और सब उसमें लॉबिंग होगी, तब वो होगा कुछ। और इंडिया को